बहुत स्वागत। आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं व्यूअर्स, और कहानी कुर्सी की में आइए अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार बातें जो हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पर बहस के दौरान, वो मैं आपको सुना देता हूं। अमित शाह जी ने एक तो पूरा मोर्चा संभाल रखा था पूरे 2 दिन। इसकी बात आगे हम लोग अगले हिस्से में बड़ा थोड़ा और डिटेल में करेंगे। ये अमित शाह जी का जो रूप दिखाई दिया है वो देश के सामने आया इसकी बात। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अभी 3 टर्म हुए मोदी जी को, अभी 3 टर्म और रहेंगे। तो सामने से पूछा अखिलेश यादव ने, अरे योगी जी पर भी तो बोलिए। कि योगी जी पर क्या बोलूं, योगी जी भी रिपीट होंगे। तो अब अमित शाह जी ने कहा योगी जी रिपीट होंगे। अब आजकल की पॉलिटिकल गॉसिप में सबसे बड़ी गॉसिप यही है कि योगी जी की और अमित शाह की नहीं बनती। पहले लोग दबी जबान में कहते थे, अब लोगों ने खोल के कहना शुरू कर दिया। खास तौर पर जब योगी जी का 2nd टर्म हुआ और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में अभी पीछे जब यूपी में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, तब योगी की वजह से हो गया। तो और फिर उनके बहुत सारे साथियों ने भी जो है दिल्ली की दौड़ लगाई। तो ये बातें तो खूब उठ के जोर शोर से होने लगी, कुछ प्रॉब्लम तो है और दिल्ली में कोई बड़ा नेता वो उसका हाथ है सब योगी विरोधियों के ऊपर। अब ये पार्लियामेंट में अमित शाह जी का कहना हुआ, अब इसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई है कि अमित शाह और योगी एक हो गए हैं। अब 2027 में कोई नहीं रोक सकता योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में। अब इस पर ये कहने की बात और मतलब खाने के और दिखाने के दांत में कितना अंतर है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन आप वो छोटी सी क्लिप है सुन लीजिए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। तो अरमानों पे पानी फेर दिया है अखिलेश जी के अमित शाह जी ने, कहकर कि वो भी रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश जी बड़ा ऑफ ट्रैक चल रहे हैं आजकल। उनकी बात, उनका तंज कुछ भी पटरी पे है नहीं। इतनी गंभीर बहस में योगी जी को, अरे आपको ये तो सोचना चाहिए था अमित शाह जैसा नेता आपके सामने है, जिसकी हाजिर जवाबी का, जिसके तथ्यों को लेकर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आप एक पकड़ नहीं पाए अमित शाह को। अब लोकसभा में इतना समय हो गया। अखिलेश जी ने इसके बाद आज ट्वीट भी किया है। अच्छा। और उन्होंने लिखा है मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। यही मैं कह रहा हूं। तो हालांकि इस पर हमने उनको कहा था कि भाई मन की बात आप इतनी जान लेते हैं तो जरा जनता के मन की बात थोड़ी जान लेते हैं। और अमित शाह को अगर इतना जान गए हैं तब तो फिर और इनको समझ के रहना चाहिए। हाजिर जवाबी अपनी तरफ अपनी जगह पर, लेकिन देखिए ये कोई छिपी हुई बात नहीं है और ये कोई बहुत गलत बात भी नहीं। राजनेताओं में टॉप पोजीशन के लिए हमेशा एक संघर्ष चलता है। नरेंद्र मोदी की बात कौन, यह सवाल हमेशा भारतीय राजनीति में भाजपा के सामने मुंहबाए खड़ा हुआ है। अमित शाह नंबर 2 हैं, इसमें कहीं कोई नरेंद्र मोदी के बाद लंबा अंतराल है, फिर अमित शाह खड़े दिखते हैं वहां, इसमें भी कहीं कोई नहीं। और अमित शाह जैसा नेता भी कोई नहीं जो कमाल तरीके से संगठन चलाता हो। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वो इसी वजह से। जब भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 73 सीटें जीती है तो 71 + 2 73, तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भले लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, लेकिन पूरी जो रणनीति थी वो अमित शाह की थी। तो जो 17 का चुनाव जो जीता भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरी रणनीति अमित शाह की थी। तो आप अगर अमित शाह को देखें तो भाजपा आज जो आपको विशालकाय नजर आती है, आज जो सशक्त योगी अमित शाह की बात हो रही है, योगी अमित शाह मैं वही कह रहा हूं। आपको बहुत से लोगों ने, बीजेपी विरोधी लोगों ने कहा कि अच्छा क्या कह देते, आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं बीजेपी समर्थक लोग, कह रहे लो अमित शाह जी ने तो पैरवी कर दी, अब साथ हो गए योगी जी के, तो क्या कह देते कि नहीं अखिलेश जी तुम जीतोगे योगी जी हार जाएंगे? यही कहते ना जीतेंगे वो भी। लेकिन वैसे भी आप देखिए तो अमित शाह तो पहले भी कह चुके हैं कि हमने तो बहुत लड़के योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाया है। और 17 की बात अलग है, 22 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ और यही मोदी शाह उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये ध्यान में रखना होगा। और सबसे बढ़िया बात तो योगी जी ने कह दी कि भाई शीर्ष नेतृत्व से झगड़ा होगा इतना तो हम बनेंगे कहां, रहेंगे कहां। हाँ, वो भी एक पॉडकास्ट में बता देता हूं, सीधा सवाल पूछा गया कि आपकी केंद्रीय नेतृत्व से नहीं बनती, तो उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं बनती तो मैं मुख्यमंत्री रहता। अगर किसी भी राज्य का कोई एक मुख्यमंत्री या कोई नेता वो केंद्रीय नेतृत्व से लड़ के बैठे तो ये तो संभव नहीं ना। भाजपा तो कैडर वाली पार्टी है, कल्याण सिंह और उमा भारती नहीं बचे। दूसरों का उदाहरण छोड़ दीजिए, ये 2 बड़े उदाहरण मैं बता रहा हूं। कल्याण सिंह कितने बड़े नेता थे, हिंदू सम्राट। देखिए नहीं, अमित शाह जी ने जो काम वही कहना चाहिए था। भाई संसद के पटल पर बोल रहे हैं, देश के गृहमंत्री है, भाजपा के नंबर 2 के शक्तिशाली नेता है, तो कैसे कहते थे वो, क्या कह देते हैं कि मतलब जो है योगी जी बदले जाएंगे, यही कहेंगे रिपीट है। लेकिन इसमें उसका एक मैसेज भी है कि रिपीट 3 टर्म में योगी जी लखनऊ में ही रहेंगे।
मतलब ये भी आप इसको रीड कर सकते हैं कि आगे जो है विनोद जी ने नया ट्विस्ट दिया। ट्विस्ट क्या भाई, ट्विस्ट ही दे रहे हैं सब उसमें, तो वो भी एक ट्विस्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, चौधरी चरण सिंह से लेकर के और योगी आदित्यनाथ तक जो मजबूत मुख्यमंत्री हुए हैं वो हमेशा अपनी पार्टी के हाईकमान से थोड़ा अलग चले हैं। अच्छा, हाँ, नेहरू के ज़माने में पंत जी की अलग हैसियत थी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जब बने, इंदिरा गांधी केंद्र में थी, पार्टी अलग हो गई थी, सम्मिश्र सरकार, उन्होंने चुनौती दी। उसके बाद बहुगुणा ने इंदिरा गांधी को चुनौती दी, समझे। उसके बाद आप आइए, जब बीपी सिंह बने तो मुलायम सिंह ने उनको चुनौती दी, फिर कल्याण सिंह और उसका किस्सा भी बता ही दिया। वो भी तो लालगल वाले कांग्रेस वाले थे उत्तराखंड के, तिवारी जी तिवारी उन्होंने चुनौती कभी नहीं दी, वो चुनौती नहीं दी, कभी चुनौती नहीं दी। वो मतलब जब राजीव गांधी का निधन हो गया था, वो केंद्र में दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन वो कभी हेड ऑन नहीं लिया है। यूपी का मजबूत नेता पार्टी को थोड़ी ठसक दिखाता है, आप ये मजबूत नेता ठसक दिखाता है। कितना हेड ऑन लेता नहीं लेता वो अलग बात है, सिचुएशन की बात होती है। लेकिन इसलिए भाई आप पुराने उसमें देख लीजिए ना, 2022 से पहले ठीक है, पूरे विधायक जो है 150 विधायक धरने बैठ गए विधानसभा के अंदर, योगी जी नहीं हिले। उसके बाद राधा मोहन सिंह लेके लिस्ट राजभवन जा रहे हैं, उनसे कितने सारे प्रकरण हुए हैं। तो योगी जी अपनी ताकत तो दिखाई ना सर। ये बस ये योगी जी ताकत तो नहीं, लेकिन योगी जी कभी मोदी सब कुछ तो मोदी जी करते हैं। अभी 8 साल हुआ, अरे भाई तो मोदी का ही चेहरा मोदी जी उनके प्रधानमंत्री हैं, तो कभी मोदी जी ने कभी केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कोई ऐसा नहीं, मोदी जी उनके प्रधानमंत्री हैं यार। 3 डीजी एक्टिंग लग रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ये सब चीजें भी तो फैक्ट है। अब इसको कैसे इसको छोड़ सकते आप लोग कहां करें? अखिलेश जी के सामने सत्ता में जाने में कौन इस समय बाधा है? योगी किस चेहरे के कारण उनको सत्ता जो है 2022 में जीते जीते नहीं बने? तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री से थोड़े सामना करना है, तो उनको जिससे सामना करना है वो प्रश्न उन्होंने उठाया। देखिए, इसका 2 भाग है। अमित शाह जी ने भारत के राजनीति के इतिहास में शायद अब उन सांसदों में शामिल हो गए हैं जिनका हम लोग सुनने के लिए, जब टीवी आया तो टीवी, रेडियो था तो रेडियो, या पत्रकार संसद। जरा सा रोक दूं, अमित शाह जी पर 15 मिनट मुझे बात करनी है आगे, तो अभी अमित शाह जी और योगी की बात। हाँ, तो इसलिए ऐसा है। तो वो जो उन्होंने संगठन के रूप में, एक मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में स्थापित किया, तो देश में फिर ये हुआ कि भाई योगी जी के रहते कुछ लोगों ने इसको एक बना दिया है कि जैसे एक कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में। केंद्रीय सत्ता को योगी जी की उपयोगिता समझ में आती है, जिस दिन समझ में नहीं आएगी तो अपमानित थोड़े सम्मान पूर्वक योगी जी का को कुछ ऐसे काम दिए जा सकते हैं जो जिससे इस पर असर नहीं पड़ेगा। अभी योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटा के कोई केंद्रीय नेतृत्व निर्णय कर रहा हो, मुझे नहीं लगता है, या मेरी जितनी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के दिमाग में चल रहा हो कि यूपी से अभी तुरंत उनको हटा के और किसी और को सत्ता स्थापित करना है, या उनको राजनीति से बाहर या राजनीति से बाहर कर देना है। वजह थोड़ी होती भी है। देखिए, जब आप काम करते हैं, जब आप असर्टिव होते हैं पॉलिटिक्स में ना, तो आपके विरुद्ध और समर्थन में भी लोग खड़े होते हैं। कई बार आप किसी को डांटते हैं, कई बार आप किसी की बात नहीं मानते हैं, जो आदमी उस ढंग से काम करता है। तो योगी जी का एक सवाल मैं पूछ लूं, पार्टी पॉलिटिक्स हर होती है, हर दल में होती है, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, और जहां पर स्टेक्स इतने हाई हों, और आप बात कहां की हम लोग कर रहे हैं, तो नेताओं के बीच में थोड़ी तनातनी होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये पार्टी के अंदर की राजनीति अपनी जगह, जब चुनाव आते हैं तो हमने तो ये देखा कि चुनाव में भी लोग एक दूसरे का काम लगाते हैं। यहाँ ऐसा होता है क्या? लोकसभा में तो हुआ है, लोकसभा में तो हुआ, तभी सीटें कम हुई। नहीं, लोकसभा में वो 33 सीटें रही। नहीं, लोकसभा के दूसरे, देखिए लोकसभा में तो कार्यकर्ताओं के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश में जो समस्या है, योगी जी ने कहा टिकट तो दिल्ली ने बांटे थे। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अभी बोला सर, नहीं गलत थोड़ी कहा, पार्लियामेंट बोर्ड में तो सही कहा उन्होंने, टिकट तो दिल्ली से ही बटे थे। नहीं, एकदम एग्जैक्ट ऐसे। देखिए, ऐसा पूरा ये होता है ना भाई, तो बैठक होती है सर, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा, लेकिन जाता तो नीचे से ही है ना। 4 बैठक हुई है जिसमें मोदी जी। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में ये सच है, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को और थोड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है पूरे राज्य में, उसको लेकर के एक असंतोष है।
और वो मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी के विरुद्ध जाता है। और योगी जी, मुझे उम्मीद है कि इसकी भरपाई कर रहे होंगे, उनके पास भी ये सूचनाएं हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये सूचनाएं उनको दी हैं कि ये स्थिति बन रही है। चूंकि चुनाव के परिणाम के जो कुछ आए हैं उनमें ये बातें जगह जगह से कार्यकर्ताओं ने बताई है, लेकिन इसका ये अर्थ सिर्फ एक लाइन बोल दो भारती जी, उसको बढ़ा देंगे। इसका ये अर्थ नहीं मेरा है कहने का कि मतलब कोई ये है उनको अभी इस समय हटा दो। योगी जी को बदलने का, हटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के तुरंत बाद एक रस्साकसी हुई थी, एक एक्सरसाइज बदलने की बात आ कहां से गई? वो तो मैं कह रहा हूं विकल्प क्या है उनके अलावा? नहीं, सुन लीजिए, चुनाव के उस समय रस्साकसी हुई थी, हम सब उस पर डिस्कस कर रहे पार्टी थे। में विकल्प की कितना कमी नहीं डिस्कशन हुआ था कॉफी विद कुरुक्षेत्र में, याद करिए। ऐसा नहीं है, लेकिन उपचुनाव में योगी जी ने अपना सिक्का जमाया। 10 में से कम से कम 7 सीटें जीत करके उन्होंने 8 सीटें एक बार फिर से दिखा दिया कि ताकत उनकी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए फिलहाल योगी जी को बदलने की कोई ये बात नहीं है। छोटा सा बयान है, फिर दिखा दीजिए, कुछ नए व्यूअर्स जुड़ेंगे तो फिर कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहना चाहिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं। सुना दीजिए एक बार, मैं आरती जाता हूं। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। अब आरती जी, मतलब देखिए क्या है पॉलिटिकल गॉसिप, क्या है कि अब भाई योगी जी ऑल पावरफुल यूपी के अंदर हैं, यूपी में चुनाव जिताने वाला एक ही नेता बड़े कद का उनके पास है, और योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लकीर खींच दी है हिंदुत्व की, लेकिन ये बात दिल्ली में लोगों को पसंद नहीं आती है, और खास तौर पर अमित शाह जी उनके बीच में एक राइवलरी चल रही है, उसके बीच में ये बयान आया है। देखिए, पॉलिटिकल गॉसिप जो है वो तो होता ही रहेगा, और ये हम कई अरसे से सुन रहे हैं। पहले तो ये भी बात होती थी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री में आपस में झगड़ा है, गृह मंत्री और योगी जी का झगड़ा है। ये सारी चीज़ें, ये गॉसिप के लिए ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? ग्राउंड पे ये सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री अगर योगी जी बने तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति और उनकी वजह से बने। दूसरी बात, जो उन्होंने सेंटेंस यूज किया है कि वो भी रिपीट होंगे, वो यही दर्शाता है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो विश्वास योगी जी में है वो बरकरार है, और बहुत छोटे काल के लिए नहीं है, वो लंबे काल के लिए है। इसका मतलब कि वो योगी जी को फ्यूचर में भी लीडर देखना चाहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश, इतनी सबसे मुश्किल स्टेट भी है, और उस मुश्किल स्टेट के लिए एक मजबूत चीफ मिनिस्टर ही बीजेपी के पास होना चाहिए, और उस रूप में वो देखते हैं। आगे क्या होगा हो सकता है वो रिपीट होने के बाद दिल्ली आ जाए, हो सकता है कि वो वहीं रहे। ये बहुत स्पेकुलेटिव बातें हैं, लेकिन असल बात ये है कि कोई भी एक्चुअली जब करनी पे आती है तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप में कोई भी झगड़ा नहीं है। चुनाव जीतना है तो जीतना है, जीतना है तो जीतना है, और मिलजुल के जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मैं कहूंगी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये उनकी सबसे बड़ी मजबूती। अब जरा एक थोड़ी चर्चा ममता बनर्जी की भी कर लेते हैं। ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक तो उनको अभी हाल में झटका लग गया, सुप्रीम कोर्ट से 25,000 शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये। आप सोचिए जरा कि वो लोग कितने परिवारों को इसका नुकसान हुआ होगा। वो लोग जो डिजर्विंग थे वो नई नौकरी पा पाए, वो तो अलग। अब जो नौकरी में लग गए थे उनकी नौकरियां जाएंगी, उनका नुकसान अलग, और इनसे उनको जितनी तनख्वाह मिली है तनख्वाह भी वसूली जाएगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बातें हो रही थी, ममता जी थोड़ी उखड़ी हुई तो थी। वहीं पर किसी ने सवाल पूछ लिया, वक्फ मैडम, वक्फ का बिल तो पास हो गया। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं वक्फ पर बात नहीं करना चाहती हूं, ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आज ये सत्ता में है, कल को नहीं रहेंगे, दूसरी सरकार आएगी, हम फिर अमेंडमेंट लाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा से नया बिल पास कराएंगे। सुनिए। But one day the work of property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. अब जो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है इस बिल को चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट में, ममता जी की उससे भी बड़ी मजबूरी है, क्योंकि ममता जी के पास तो एक ही राज्य है, और वहां पर मुस्लिम पॉलिटिकल ताकत जो है वो और बहुत बड़ी है, 30% के करीब है। अब ममता जी लेकिन, और उनके जो सांसदों की जो चर्चा हुई है, जो बातें भाषण उन्होंने दिए, वो आप उठा करके सुनिए।
तो वो उन्होंने तो क्या क्या नहीं कहा है कि इस बिल से मुसलमानों को कैसे हाशिए पर बीजेपी जो है ढकेलना चाहती है। अब सर वो जिस वनडे की उम्मीद कर रही है कि दिल्ली की सरकार बदलेगी, बीजेपी उस एक दिन का इंतजार कर रही है कि बंगाल की सरकार बदलेगी। नहीं, सीएए के संदर्भ में भी ममता जी का बयान पुराना निकालेंगे तो ठीक यही था कि सरकार आएगी तो इसको निरस्त करके हम खत्म कर देंगे हमारी सरकार, यही बयान था। पहले तो एक फैक्ट जो है देश को और खासकर देश की जो है पिछड़ी जातियों को जानना चाहिए। ममता बनर्जी के राज्य में 179 जातियां पिछड़ी जाति में शामिल है जिनको आरक्षण और अन्य लाभ मिलते हैं। जरा ध्यान से देश सुन ले, उसमें 118 केवल मुस्लिम जातियां हैं। कितने में से कितनी? 179 कुल वहां आरक्षण में जातियां हैं पिछड़ी जाति, जिनमें 118 केवल मुस्लिम जातियां हैं, 61 जातियां हिंदुओं में हैं। जब यहां से पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे पूछा कि भैया ऐसा कैसे हुआ आपके यहां, ये तो आंकड़े पहले नहीं थे, तो उत्तर ये आया है वहां से कि इन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया होगा। फिर गया कि भाई किसने कहां धर्म बदला है, तो उत्तर आया कि इसके आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में प्रिज्यूम करके कि ये हिंदू थे, इन्होंने कन्वर्ट हो गए, लेकिन है बैकवर्डी तो इनको अब आप कल्पना करिए जरा, 179 में अगर 118 पिछली जातियां मुसलमानों में है, जहां कहा जाता है कि जातियां नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स ममता बनर्जी की लीडरशिप में कैसे चल रही होगी। पूरा आरक्षण का लाभ वहां जो है वो मुसलमानों के पास जा रहा है, और इसके भय से भी हिंदू जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। आरक्षण नहीं है, शैक्षणिक क्षेत्र में जाना नहीं है, ये बाजाबता वहां का सिचुएशन है। 30% मुस्लिम वोट है, हालांकि ये बढ़ा है। 1971 में आप देखेंगे ना, 1981 में 21.5% मुस्लिम आबादी थी। 2011 आते आते आप देखिए क्या 1971 का इसलिए नहीं दे रहा हूं कि विभाजन हुआ था, तो अब क्या सिचुएशन बना है वहां। तो ये कन्वर्जन जो हो रहा है ना, इस कन्वर्टेड वोट को बनाए रखना, कंसोलिडेट करना, लेकिन चूंकि इस समय मुसलमानों का भी देश में एक बड़ा वर्ग समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो भी कार्य हो, 3 तलाक से संबंधित हो या ये वक्फ विधेयक हो, ये इस्लाम विरोधी न हो करके पिछड़े वंचित उसमें जो दलित है, जो महिलाएं हैं, उनके हक में कानून है। पॉलिटिकली तो ममता बनर्जी को इस बिल से नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, उनका तो वोट तो कहीं जा नहीं रहा। उनका जो स्टैंड है, इसीलिए उन्होंने एग्रेसिव स्टैंड लिया है कि हम सरकार में आएंगे दिल्ली में तो हम इसको खत्म कर देंगे। अब सरकार में कब आएंगी कौन जान रहा है, किसको पता आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन मैसेजिंग के लिए चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में कि भाई हम ये कर देंगे। तो इसलिए वो सारा 2026 में अप्रैल में चुनाव है बंगाल में, तो ममता बनर्जी पूरी किलेबंदी पेशबंदी अपनी कर रही है अपने हिसाब। अमित शाह ने इन पर भी बोला था कि बंगाल में भी बदलने वाली है सरकार, वहां आयुष्मान भारत लागू करेंगे। नहीं, देखिए बोलना चाहिए भाई, वो बीजेपी वहाँ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी पूरी ताकत लगाई और मतलब जो है 73-74 सीटों पर सिमट गई, लेकिन रह गए। हालांकि उसका ग्रोथ हुआ, आप ये देख सकते हैं। तो अमित शाह जी ने कहा, सही कहा, कहना भी चाहिए। अब ये लड़ाई तो जैसे चुनाव नजदीक आएगा बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में चलेगी और दिखाई पड़ेगी। अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी आप देखिएगा तमाम, अब जैसे उस दिन शुभेंदु अधिकारी का आप दिखाई रहे थे, वो कैसे वो हिजाब डाल करके वो नकल कर रहे थे, तो ये सब चलेगा।